Good afternoon and welcome everyone to the daily news and editorial analysis for 21st of June 2021. So first of all, we'll do a quick run through of the important news articles of the day so that you feel as if you've read the newspaper. I'll be touching on only the important news articles. Center says massive distribution of ex gratia will strain finances. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर हम सभी मृतक के जो परिजन हैं, जो लोग कोविड-19 की वजह से नहीं रहे, उनको अगर सभी को मुआवजा दिया जाएगा, इफ गवर्नमेंट वुड कॉम्पेंसेट एवरीवन, देन दिस वुड लीड टू स्ट्रेन ऑन फिनेंसेस. सो दिस इज देयर कर्नाटका's excess deaths nearly 6 times the official toll. 6 times ज़्यादा डेथ्स हैं. तो इसके अलावा कुछ और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है नहीं. टुडे बीइंग मंडे, देयर इज नो इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ आल्सो. व्हेन इन्फ्लेशन थ्रेटन्स योर फिनेंसेस, ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, ये सब काम का नहीं है हमारे लिए. नाउ कमिंग टू द न्यूज़ आर्टिकल्स, हाई कोर्ट नॉट टू इंटरफेयर विद ऑर्डर टू लिव इन पार्टनर्स. एक लोअर कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, उसके ऊपर ये है. स्कीम फॉर चिल्ड्रन लॉन्च्ड इन ओडिशा, वी आर नॉट अगेंस्ट लिव इन रिलेशनशिप, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है. देन रिस्टोर फुल स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर. दोबारा से इसकी डिमांड उठने लगी है कि जम्मू एंड कश्मीर को यूटी नहीं बल्कि स्टेटहुड देने की जरूरत है. ये सारी चीजें दोबारा से हो रही हैं. नाउ नो वॉल्यूम, इट इज नॉट द केस. वॉल्यूम इज देयर, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, राइट. नाउ ईरान वर्ल्ड पावर्स एडजर्न न्यूक्लियर टॉक्स. ईरान और वर्ल्ड पावर, खासकर जर्मनी की, यूरोपियन यूनियन की वजह से ये हो रहा है. इसको भी समझेंगे. कंसर्न्स ऑन आईटी रूल्स आर हाईली मिसप्लेस्ड. सो एज यू हैव सीन दैट except for the live-in relationship article, not many of the articles are of much relevance. They are repeated in nature, so we are not going to focus much upon this. Pact signed to conserve the rare turtle in Assam. एक पैक्ट साइन किया गया है रेयर टर्टल, असम में जो रेयर टर्टल है उसको बचाने के लिए, राइट. नाउ और उसके अलावा एडिटोरियल्स पे आज हम जाएंगे. इन केरला द नीड टू बजट फॉर द फ्यूचर. केरला पीसीएस के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, अदरवाइज हमारे लिए नहीं. द कॉमरेड्स एंड देयर डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव्स. इस आर्टिकल का बेसिकली ये कहना है कि इंडिया का रशिया की तरफ, इंडिया का चाइना यूएसए की तरफ होने की वजह से इंडिया इज टिल्टिंग मोर टुवर्ड्स यूएसए. सो दैट्स व्हाई रशिया इज uncritically advocating China's global visions, okay, is what seems to be leaving India quite confounded. तो रशिया एंड चाइना क्लोज आ रहे हैं क्योंकि इंडिया यूएसए की गोद में जाके बैठ रहा है. इंडिया के पास और कोई सोल्यूशन नहीं है. इसको थोड़ा सा देखेंगे हम. देन होप एंड प्रॉमिस, ये भी कुछ काम का नहीं है. पॉलिटिकल लीडरशिप कश्मीर में जो है उसके साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करने जा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा देखेंगे. ना उसके अलावा ये आर्टिकल भी हमारे कुछ काम का नहीं है. द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ये सारा कुछ मतलब बायलैटरल रिलेशनशिप के हिसाब से, इंडिया ईरान रिलेशनशिप के हिसाब से ये हमारे लिए इतने काम का नहीं है, राइट. देन लेट्स जंप टू दी आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स. हाई कोर्ट नॉट टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर टू लिव इन पार्टनर. व्हाट इज इन इट फॉर आवर पर्पस? व्हाट इज देयर इन न्यूज इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल? बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर ये कवर होता है. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. The question as to whether the respondent herein has been duped by the petitioner or whether she was a party to an adulterous or bigamous relationship or not, and whether her conduct would not entitle her for any protection under DV Act can be determined only after the evidence is led. ठीक है, तो ये सारा कुछ छोड़ते हुए अभी कोर्ट ने सिंपल ये कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि एक विक्टिम को, एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की को 10,000 रुपये पर मंथ कॉम्पेंसेशन देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस मनी देनी पड़ेगी एक मैन को जो ऑलरेडी मैरिड था. अब द मैन सेड दैट द वुमेन ऑलरेडी न्यू दैट ही इज ऑलरेडी मैरिड. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉम्पेंसेशन देनी पड़ेगी. द कोर्ट्स डायरेक्शन केम इवन एज द मैन कॉन्टेंडेड दैट द वुमेन व्हेन दे मेट वे बैक इन 2009 न्यू दैट ही वाज मैरिड टू समबडी एल्स, which barred her from claiming any relief under Protection of Women from Domestic Violence Act. The man is saying that since the woman was in complete knowledge
of the fact that the man is already married. So there is no point in this thing that women should be claiming any kind of compensation. Allahabad High Court, in another case, the Allahabad High Court has directed the police to grant protection to a couple from Uttar Pradesh Badaun district. तो इसमें हमारे क्या है, कोर्ट ने ये कहा, Allahabad High Court ने, on the ground that their act went against the mandate of Hindu Marriage Act. पुलिस ने ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना हिंदू मैरिज एक्ट में ये लीगली अलाउड नहीं है, तो इनका रिलेशनशिप should be frowned upon. The court should frown upon their relationship. Frown upon होता है कि घूरना, गलत नज़र से देखना, ठीक है. पुलिस ने इसको ये संज्ञान में लिया है कि लिव इन रिलेशनशिप अलाउड नहीं है, इनका कोई लीगल बेसिस नहीं है. तो इसके मद्देनज़र हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और ओवरऑल ज्यूरिस्प्रूडेंस इस पे क्या इवॉल्व हुआ है. लिव इन रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप which does not create any rights and responsibilities that a perfectly valid marriage creates. It is better to have a live-in relationship rather than having a divorced life. So तुम लोग इससे ज़्यादा प्रभावित मत हो जाना एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप और ये सब, ठीक है. तो इसीलिए देखो यूपीएससी की तैयारी ना कुछ ऐसी चीज़ें करा देती है, ऑप्शनल से भी डिवोर्स नहीं लेना चाहिए. तो जब तुम ऑप्शनल एक चूज़ करते हो तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि कितना पेनफुल होता है सिविरेंस. समझ में आ रहा है ना. तो तुम्हारी तैयारी पहले से ऐसे चल रही है, एक बार यूपीएससी का ठान लिया तो फिर ठान लिया. ये मत सोचना कि लिव इन रिलेशनशिप मतलब रह के देखते हैं यूपीएससी के साथ. देखो तुम्हारी दुल्हनिया अभी यूपीएससी ही है, चाहे तुम लड़का हो चाहे लड़की, दुल्हनिया तुम्हारी अभी यही है. लक्ष्मीकांत और ये सारी जैसे जो हैं रिश्तेदार हैं, बुआ काका मामा चाची ताई, समझ रहे हो ना. तो इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना. हाँ कि बहुत अच्छी कोटेशन लिखी है, मैं आज इसको अपनी दीवार पर लिख डालता हूँ, नहीं. तो neither the man is bound to maintain the women nor the women have any kind of responsibility towards सास ससुर जी और ये सब, ठीक है. The big question arises, is this kind of relationship recognized? क्या ये रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज्ड है? क्या विमेन के पास कोई राइट्स हैं अगर उसके साथ चीटिंग हो? या फिर कोर्ट ने ये तक कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज और एनी अदर रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिलेशनशिप हो बट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज हो तो वो फ्रॉड है. एक तरफ से ही नहीं, दोनों तरफ से, ठीक है. आंसर इज यस. इज दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज्ड? द आंसर इज यस इन द आइज ऑफ लॉ. Although live-in relationship is not recognized in any law or any government legislation, but the Supreme Court of India through various judgments has given live-in relationship a legal backing. ठीक है. देन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन बद्री प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, इसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस आया तो इन दिस केस parties were living in a live-in relationship for almost 50 years and the question before the court was whether their relationship be granted the same status which is granted to a married couple, and the Supreme Court's decision was in favor of the couple and Apex Court granted legal status to their 50-year relationship. पिछले दिनों हमने एक न्यूज़ पढ़ा था जिसमें सीधी सादी मैरिजेस हो रही थी, है ना, कल्चर फ्री और ये सब कुछ नहीं हो रहा था. तमिलनाडु की जो मैरिजेस की हमने बात करी थी, LGBT का एडिटोरियल जब हम सैटरडे को एनालाइज कर रहे थे, तो ये सारा जो गैमेट ऑफ रिलेशनशिप्स है, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी के बाद ये राइट्स और ज़्यादा एम्पलीफाई हो गए हैं, राइट. इन केस ऑफ इंदिरा शर्मा, अच्छा अगर आप इस पर एक व्यू पॉइंट डेवलप भी करते हो तो क्या ये लिव इन रिलेशनशिप्स वगैरह सही हैं? अगर हम बढ़ती डिवोर्स की तादाद को देखें तो कुछ हद तक लगता है कि ये सही हैं, बट दे आर अगेंस्ट आर रिलीजियस, अगेंस्ट आर कल्चरल इथोस, राइट. तो ये हमारे कल्चर के खिलाफ जाता है. बट अगर आप ये देखो कि जिस तरह का लिबरल कल्चर हमारी कंट्री में आ रहा है उस हिसाब से, या और डायमेंशंस भी अगर हम देखें, बच्चे अडॉप्ट करने की, लिव इन पार्टनर्स बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर शादी के बाद डिवोर्स हो रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल्स हो रहे हैं, उस हिसाब से कुछ हद तक रिसेप्टिविटी हमारी सोसाइटी में इन रिलेशनशिप्स के लिए बन रही है. बट अच्छा और जजमेंट्स भी देख लें. एडल्ट्री जैसी जजमेंट्स को जब सुप्रीम कोर्ट सही ठहरा रहा है, एडल्ट्री जैसे इश्यूज़ को, कि अगर आप शादीशुदा भी कोई पर्सन है तो भी वो अपनी शादी के बाहर, अपने मैरिटल रिलेशनशिप के बाहर कोई रिलेशनशिप रख सकता है. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज़ हैं, इनकी तरफ एक आउटलुक डेवलप होना ज़रूरी भी है, राइट. भले ही आप अपनी किसी भी संस्कारी फैमिली से बिलोंग करते हो, वो एक अलग बात है, बट एक व्यू पॉइंट यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होना ज़रूरी है. तो इसको पढ़ते हैं. ये
Some people may take it with a pinch of salt, but this is my job to explain these issues, right? If you are listening to this with your parents and all, your parents should not be taking any, they should not be framing any preconceived notion about me. वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है. Nonetheless, in case of Indira Sharma versus the Supreme Court, the versus VKV Sharma, the Supreme Court held that if at any point any male who is not married lives with a woman who is also not married and they also shared the same house, then they will come under section 2 clause F of Domestic Violence Act. And if at any point of domestic violence occurs, then the aggrieved person can seek relief under chapter 4 of Domestic Violence Act. यानी कि इन मैरिजेस को सोलेमनाइज करने के लिए नहीं, लीगलाइज करने के लिए नहीं, यानी कि इन रिलेशनशिप्स को लीगलाइज करने के लिए नहीं, बट अगर इन रिलेशनशिप में रहते हुए किसी के बीच में लड़ाई होती है कपल के बीच में, तो ये ठहराया जा सकता है. इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इसको पनिश करने के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है, नेगेटिवली रिकॉग्नाइज किया गया है, पॉजिटिवली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. राइट नाउ Supreme Court of India to clarify on live-in relationships. Live-in relationships are living arrangements in which a man and a woman who are unmarried live together like a husband and wife without the legal sanction called marriage. This is a concept that hasn't gained much social currency in India, much social acceptance in India. दूसरा केस आया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस का इन अ रीसेंट सिग्निफिकेंट रूलिंग वेयर इट अलाउड द प्रोटेक्शन प्ली ऑफ अ कपल इन अ लिव इन रिलेशनशिप. Punjab and Haryana High Court has observed that the individual has the right to formalize the relationship with the partner through marriage or to adopt the non-formal approach of a live-in relationship. Court ने हरियाणा पुलिस को ये कहा that neither the lives or liberty of the couple is harmed as it stated in a law. Such a relationship is not prohibited. जैसे सेक्शन 377 वो प्रोहिबिट करता है एलजीबीटी रिलेशनशिप्स को, पहले क्रिमिनलाइज करता था लेकिन आज प्रोहिबिट करता है. लेकिन इन रिलेशनशिप को, मेल और फीमेल के रिलेशनशिप को कोई रोक नहीं लगाई गई, कोई क्रिमिनलाइजेशन नहीं है. आर्टिकल 21 सेज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. सो यू आर एट, आई मीन नॉट यू, पीपल आर एट लिबर्टी. तुम लोग लिबर्टी के ख्वाब मत लेना, ठीक है? हाँ, हम भी जाएंगे दिल्ली कोचिंग करने और ये सब करेंगे. नाउ तो people are at liberty, the two adults are at liberty to stay with each other, right? तो उसमें कुछ लीगल बार नहीं है, बस ये इसका क्रक्स है. और कहाँ रिकॉग्नाइज किया गया है? मैंने आपको बताया नेगेटिव रिकॉग्निशन है, पॉजिटिव रिकॉग्निशन नहीं है. क्लियर? A woman who is subject to any form of violence in a live-in relationship as well as a marital relationship can file a complaint under section 498A IPC. She can also seek relief through protection orders, compensation and interim orders citing sections 18 to 23. Women empowerment के लिए ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है? ये सेक्शंस वगैरह एक जगह पे नोटेड रहेंगे तो याद रहेंगे तो आंसर में लिखने में आसानी होगी. Whether a live-in relationship is a substitute of marriage, the big question that arises is that whether the Indian society is ready. अब मैंने आपको एक फंडामेंटल अप्रोच बताई थी, बहुत बार बताई है. यूपीएससी का सिलेबस जीएस मेंस पेपर 1, 2, 3, 4 बहुत ही लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड है. देखो, पेपर 1 सोशल इश्यूज, बहुत बार ऐसा होता है कि सोसाइटी रेस्पॉन्ड, लॉ बेसिकली यहाँ पे लॉ बनता है, यहाँ पे सोसाइटी है. कभी कभी लॉ जो है प्रोएक्टिव होता है. लॉ प्रोएक्टिव कैसे होता है? सोसाइटी जो चीज़ सोच रही होती है, लॉ उसको पुश करके सोसाइटी पे लागू कर देता है, समाज पे कानून लागू कर देता है. ये चीज़ें, जो चीज़ें समाज में गलत होती हैं, डाउरी या महिलाओं को मारना या कुछ ऐसा, वो लॉ प्रोहिबिट कर देता है. और कभी कभी सोसाइटी खुद लॉ को डिमांड करती है, जैसे कि ट्रिपल तलाक, राइट? महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं इस बात की फेवर में थी, लेकिन समाज जो है वहाँ से कोई, मुस्लिम समाज से कोई आवाज़ नहीं उठी. लॉ ने जब इसे ट्रिपल तलाक को जो है ये क्रिमिनल करार दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, तो लॉ बना दी गई और सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया. खप पंचायत में देखो, लविंग पार्टनर्स को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है ना? गोत्र के अगेंस्ट जो मैरिज करते हैं, लॉ उनको प्रोटेक्शन देता है. तो ये दोनों के बीच में बैडमिंटन मैच चलता रहता है. कभी लॉ प्रोएक्टिव हो जाता है तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, जब लॉ कुछ ज़्यादा ही एडवांस्ड हो जाता है. फॉर एग्जांपल LGBTQ, राइट? तो ये दोनों के बीच में टसल चलती रहती है एंड इट इज़ एन एज ओल्ड फिनोमिना. दिस इज
एंशियंट हिस्ट्री से आप देखोगे कि लॉ, किंग्स जो लॉ बनाते थे वो समाज को एक्सेप्टेबल नहीं होती थी, चाहे वो टैक्स देने की बात हो या कुछ और हो. नाउ therefore one thing which must be taken into consideration while granting a legal status to a live-in relationship is that the couple should be living together for some reasonable period of time. One big issue that is associated with the live-in couples is that what would happen to the children who are born out of live-in relationship. अब इन बच्चों का क्या होगा, राइट? ये भी एक दिक्कत है. As per Hindu Marriage Act, children born out before the marriages are considered to be the legitimate children of their parents. However, the problem arises when the couple decide to live apart and none of the parents is keen to take responsibility of the child. So in case this Bharata Matha and R. Vijaya Ranganathan, it was held by the Supreme Court that a child born out of live-in relationship is a legitimate child and he has the right to access the property of his parents, excluding the ancestral undivided property. ठीक है. इनहेरिटेंस लॉ ये कहता है कि अगर दादा की कोई प्रॉपर्टी है तो वो दादा का हक है कि वो अपने बेटे को यानी कि बच्चे के पापा को देना चाहते हैं या नहीं. ठीक है. लेकिन इस बच्चे के पास पूरा हक है कि अपने पापा की प्रॉपर्टी में अपनी मम्मी की प्रॉपर्टी में भागीदारी रखे. लेकिन दादा वाली प्रॉपर्टी इसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो एक अलग बात है. समझ में आया? आपके पेरेंट्स जो हैं, मतलब कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको उसके पापा स्वीकार नहीं कर रहे तो पापा को प्रॉपर्टी फिर भी देनी पड़ेगी, राइट? दादा की प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी वो दादा पे डिपेंड करता है. क्लियर? सो दिस इज देयर. नाउ coming here, former Union Law Minister H.R. Bhardwaj in 2008 showed interest in making legislation for legalizing live-in relationship and proposed that if society is ready for it, then the government has no problem making a law on it. However, no such concrete steps were taken. Scheme for children launched. नवीन पटनायक गवर्नमेंट ने ओडिशा में एक बच्चों के लिए स्कीम लॉन्च करी है. थोड़ा सा इसके बारे में पता कर लेते हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट PCS की भी तैयारी कर रहे हैं. और इंटर स्कीम कंपैरिजन, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्फन बच्चों के लिए स्कीम अनाउंस करी थी बट उसके बाद कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, राइट? Under the comprehensive package announced by the state government, beneficiaries have been divided into 3 categories. Children who have lost both the parents, loss of a single parent, loss of earning parent. ठीक है, लॉस ऑफ अ सिंगल. तो 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज. द स्टेट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन हु नीड स्पेशल केयर ऑफ द सोसाइटी. तो स्टेट गवर्नमेंट वुड एनकरेज रिलेटिव्स टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स. तो टाइमली सपोर्ट के लिए ओडिशा गवर्नमेंट की ये सपोर्ट. और सेंटर ने भी अनाउंस किया था. सेंटर हैज अनाउंस द सेंटर वाली स्कीम में तो ये है जब वो 18 साल का हो जाएगा तब जाके 10 लाख रुपए का मुआवजा कुछ मिलेगा, राइट? कॉर्पस ऑफ रुपीज 10 लाख पर चाइल्ड टू बी क्रिएटेड. हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ रुपीज 5 लाख. तो ये कुछ समझ नहीं आई थी ये स्कीम, राइट? क्योंकि लमसम अमाउंट जो है 10 लाख का, अभी तो 10 लाख का ब्याज मिलता रहेगा लेकिन लमसम अमाउंट 10 लाख बाद में मिलेगी बच्चे को. पीएम केयर्स में से जो चिल्ड्रन स्कीम अनाउंस की गई थी उसकी कुछ कॉन्क्रीट डिटेल्स के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा डू यू हैव एनी कॉन्क्रीट डिटेल्स फॉर दिस प्रोग्राम, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने कहा नहीं, अभी हमने, वो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि कुछ अनाउंस करना है तो हमने कर दिया है लेकिन अभी के लिए हम इसको वी आर येट टू फ्रेम सम गाइडलाइंस ऑन इट, राइट? तो ये चीज़ है. उसके बाद बाल स्वराज कोविड केयर. ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ to upload the details of children in need of care and protection on National Commission for Protection of Child Rights website. That's it. NCPCR है क्या? NCPCR एक statutory body है. Yes, NCPCR is a body created under an act. 2005 का ये act है. Clear? Done. तो इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं. The Commission's mandate is to ensure that all laws, policies, programs and administrative mechanisms are in consonance with the child rights perspective as enshrined in the Constitution of India and also the UN Convention on the Rights of Child, right? It inquires into, NCPCR inquires into the complaints related to, please note that this is very important, related to, देखो NCPCR एक सुपरवाइजरी बॉडी है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, वेदर राइट टू एजुकेशन एक्ट इज बीइंग इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड और नॉट, दिस इज देयर. इट इंक्वायर्स इनटू द कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू चाइल्ड्स राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009.
It monitors the implementation of Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. अब कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि 24 जून को जो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में मीटिंग रखी है प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें फुल स्टेटहुड दिया जाए जम्मू एंड कश्मीर को। आपने आर्टिकल 370 अबॉलिश कर दिया, वो ठीक है। आर्टिकल 370 में प्रॉब्लम क्या थी? आर्टिकल 370 ये कहता था कि जम्मू एंड कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है। वो थोड़ा गलत था, क्योंकि कोई भी स्टेट है इंडिया की, Indian constitution is the only constitution. We have only one constitution. Earlier under article 370 there were two constitutions, one for India and one for the state of Jammu and Kashmir, and state legislative assembly of Jammu and Kashmir had a lot of powers. तो अगर आप मेरे से पूछो कि क्या मोदी गवर्नमेंट ने ये इनिशियली 5 अगस्त 2019 को जो ये डिसीजन लिया कि इनिशियली हम जम्मू एंड कश्मीर को एक लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं बल्कि यूटी में कन्वर्ट करने कुछ पार्ट को, बट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में, जैसे केजरीवाल जो रोते रहते हैं उस टाइप का, तो वो डिसीजन कुछ हद तक सही था, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से था, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और जो डिस्प्यूट है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को ज़्यादा पावर दी जाती है तो वो अलगाववाद, सेपरेटिज्म की डिमांड बढ़ने लग जाती है। अलगाववाद हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इनिशियली उस डिमांड को, पॉलिटिकल बेनिफिट टेकिंग को, पॉलिटिकल बेनिफिट सीकिंग को, मैं तुम्हारा चीफ मिनिस्टर हूं ओमर अब्दुल्ला, मैं तुमसे ये कहूंगा कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, केंद्र सरकार गलत कर रही है, ये गलत कर रही है, जैसे केजरीवाल हमेशा कहते रहते, ठीक है। लेकिन दिल्ली इतना इनसिक्योर नहीं है, मतलब दिल्ली एज अ टेरिटरी इज नॉट फेसिंग एज मच डेंजर एज कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज फेसिंग। तो ऐसे टाइम में चीफ मिनिस्टर को लिमिटेड पावर देना ही उचित था, अप्रोप्रिएट था। अगर उस टाइम पे पूरी पावर दे दी जाती, स्टेटहुड, कंप्लीट स्टेटहुड, तो ज़्यादा डिमांड्स उठती। और क्या अभी आइडियल टाइम है कि जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरह से स्टेटहुड दे दिया जाए? नहीं, राइट, क्योंकि जब फुल स्टेटहुड था भी, तब भी ऑटोनॉमी के नाम पे जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी करप्शन देखी जाती थी, मैल गवर्नेंस भी देखी जाती थी। हाँ, वो अलग बात है कि मिलिट्री के द्वारा कमिट की गई एट्रोसिटीज़, जो परसिक्यूशन किया गया है, वो भी कुछ सही नहीं है। क्लियर? नाउ द डिमांड कम्स डेज बिफोर द प्राइम मिनिस्टर्स प्रपोज्ड मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग करने जा रहे हैं with political leaders from Jammu and Kashmir on June 24. It will be the first meeting between PM and leaders from region after the centre diluted in 2019 Jammu and Kashmir's special status. ठीक है, अंडर आर्टिकल 370। अगस्त 6, 2019 को जब सेंटर ने ये डिसीजन लिया कि आर्टिकल 370 को जो है रिपील किया जा रहा है और बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जा रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये कहा था, एक रेजोल्यूशन पास करी थी कि रिस्टोरेशन ऑफ द फुल स्टेटहुड, राइट, इलेक्शन टू द असेंबली शुड बी हेल्ड सो दैट पीपल कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इंस्टेड ऑफ बीइंग रूल्ड बाय दिल्ली। ये कुछ हद तक अब ये डिमांड ठीक है, अब फुल स्टेटहुड मिल जानी चाहिए, है ना। चलो फुल नहीं, कुछ एरियाज जैसे लैंड एरिया है, पुलिसिंग एज एन एरिया है, वो गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में देखते हैं। बट धीरे धीरे से ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवोक्ड आर्टिकल 370 एंड 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया था, राइट। यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, देन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद असेंबली, और देन ऊपर का हिस्सा तो पाकिस्तान के पास ही है। क्लियर? दिस वे इट वाज डिवाइडेड। अक्साई चीन वाला हिस्सा भी चाइना के पास है, राइट। तो ये अब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को मर्ज करके एक टेरिटोरियल एरिया बना के इनको ऑटोनॉमी दी जाए, फुल स्टेटहुड दी जाए, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस द रिस्टोरेशन। जब ये डिस्कस करेंगे तो हम भी डिस्कस करेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। अभी के लिए इट इज़ अ डेवलपिंग इशू। अब एकदम से क्या हुआ, द सडन मूव बाय सेंटर ऑल्सो कम्स इन द वेक ऑफ प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली द यूएस। अभी डेमोक्रेसी भाई भाई चल रहा था ना उस दिन कि लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं G7 ग्रुप में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा दुख हुआ कि ओके, जादू की झप्पी नहीं मिली। डोनाल्ड ट्रंप को तो लपक लिया था प्राइम मिनिस्टर ने
आ जाओ गले मिलते हैं, तो उस टाइम पे न्यूज़ में आता था वेदर इट वाज अ हग और एम्ब्रेस। इस बार उनको किसी ने गले नहीं लगाया, उनको लगा, बाकी लोगों को लगा गले पड़ जाएगा ये आदमी, ठीक है। तो अब इन्होंने सोचा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो जब इन्होंने पूछा ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो एडवाइज़र्स ने ये बताया कि देखो जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू है, फिर और जो आप इशूज़ कर रहे हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाले, जो आप रोज़ अखबार में सुनते हो, बस वही हैं, जो वही इशू जो रोज़ एनडीटीवी पे आप देखते हो, बस वही इशू है जिसके चलते आपकी आलोचना हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, राइट, ताकि कोविड की मेरी गलतियों से ध्यान हटके कुछ अच्छे काम पे ध्यान आ जाए कि मैं अच्छा आदमी हूँ, राइट। द डेवलपमेंट कम्स आफ्टर मंथ ऑफ स्ट्रैटेजाइजिंग बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर by National Security Advisor, who spearheaded the process and talked to separatists in the valley in order to bring everyone on board. So we should welcome this step by the government of India. Now background क्या है, you all know about it, and Current Affairs magazine में we are covering things very neatly, very detailed manner में, so you can refer to that also. Some of you are not able to manage PDF. I would like to reiterate here that DNA is for understanding. Okay, कुछ issues जो हम नहीं समझ पाते, it's not necessary for you to go back and read every slide. Please try and understand the issues which are important. I try to explain them in the easiest manner possible. Now after having understood the issue, the job of reducing that issue to points is done by the magazine also, and to a great extent I do it for the editorials only, at least for the editorials in this DNA session itself, right. So you can supplement this DNA part. If you are not able to read all the PPTs, you can supplement it with the magazine, right. Soft copy of the magazine is available on our website. If you want the hard copy, so hard copy has also been made available on the website. Prices have also been brought down, so you can do that also. Clear? Soft copy is totally free. I think soft copy should be able to serve your purpose. क्यों पेड़ खराब करने, क्यों पैसे लगाने. Article 35A, which originates from the provision of Article 370, stands null and void. ठीक है. आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाने का एक ऑर्डर देता था. अब आपको ये भी बता दूं, आर्टिकल 35A जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए 1950 में इंसर्ट किया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वे से नहीं किया गया था. प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास किया और आर्टिकल 35A इंसर्ट हो गया. उस ऑर्डर 35 आर्टिकल 35 के ए के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाई गई, जो कि प्रॉपर वे नहीं था. इसलिए अब उस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इंसर्ट किए गए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इंसर्ट किए गए आर्टिकल 35A को डिलीट कर दिया गया, जिसके बाद आर्टिकल 370 का कोई वजूद नहीं रहा, कोई वेयर विद ऑल, कोई एग्जिस्टेंस नहीं बची. क्लियर? सो दिस इज देयर नाउ. Why is the all-party meeting with the Prime Minister significant for J&K politics? The erstwhile state of Jammu and Kashmir was placed under President's rule after BJP ended its alliance with महबूबा मुफ्ती. तो इनके साथ अलायंस बनाई गई थी 2018 में. वो भी एक ऑपर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स था. कहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, ठीक है, PDP, उनके साथ में पार्टी बनाई. वो मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी थी. जिन लोगों ने महबूबा मुफ्ती को पार्टी वोट दिया था, उनको ये नहीं पता था, उन्होंने एंटी बीजेपी वोट दिया था. और जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, उन्होंने एंटी मुस्लिम वोट दिया था. अब पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, लोगों को भूल गए, इलेक्टोरेट को भूल गए. मौके की राजनीति, ऑपर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स के चलते सीएम की कुर्सी पे महबूबा को बैठा दिया. लोगों के वोट मुफ्त के मान लिए. अब जब ऐसा हुआ तो थोड़े टाइम के बाद महबूबा मुफ्ती की सरकार से बीजेपी ने तौबा कर ली कि हमें अब नहीं रहना. महबूबा मुफ्ती की सरकार जो है गिर गई, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं चल पाई, पूरी टर्म कंप्लीट नहीं हो पाई. तो ऑपर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स इज़ अ फ्रॉड ऑन द पीपल्स वोट एज वेल. तो ये खामियाजा भुगतना पड़ा और उसके बाद इमीडिएटली आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया.
तो ये सारा कुछ है. डायलॉग बिटवीन द वैलीज मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस एंड न्यू दिल्ली हैव ऑल बट रिमेन्ड फ्रोजन इन द वेक ऑफ अनसेरेमनियस अरेस्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन आफ्टर अगस्त 2019. फारूक अब्दुल्ला के बेटे ओमर अब्दुल्ला, फिर महबूबा मुफ्ती, ये सभी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया. पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक लोकल लॉ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. फारूक अब्दुल्ला और ओमर अब्दुल्ला को जब अरेस्ट किया गया, ज़्यादा देर उनको जेल में रखा गया, उसके खिलाफ भी काफ़ी आरोप उठे, काफ़ी एलिगेशंस हुए, सरकार को गलत ठहराया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट कारवां चलता रहा. नाउ India's global reputation is at stake. Judicial activism is lacking. The judiciary, the Jammu and Kashmir High Court and the Supreme Court have not shown any urgency to settle the constitution issue. Links to Chinese aggression. Some scholars have linked the continuing Chinese aggression in Ladakh to the change in Jammu and Kashmir's status. तो अक्साई चीन में चाइना तैनात है, और भी ट्रबल हमारे लिए पैंगोंग सो लेक में चाइना कर रहा है, उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाता है कि सरकार ने ऐसा कदम क्यों लिया, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का विचार कहां से आया. ठीक है, और इसमें यह भी एक अच्छा पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सरकार अंडरमाइन करेगी तो चाइना के शिनजियांग प्रोविंस पे हम उंगली कैसे उठाएंगे, राइट. और फेडरलिज्म की भी बात है. स्पिरिट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म हैज बीन वीकेंड. स्पिरिट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म हैज बीन वीकेंड. देन ईरान वर्ल्ड पावर्स एडजर्न न्यूक्लियर टॉक्स, डोंट नेगोशिएट विद तेहरान. इजराइल प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि इनके साथ, ईरान के साथ में नेगोशिएट नहीं करना चाहिए. ईरान एंड 6 वर्ल्ड पावर्स कौन कौन सी हैं? P5+1. Okay, disagreements between Iran and world powers. European Union's envoy expected the international nuclear watchdog and Tehran to reach an agreement on extending a monitoring deal of Iran's nuclear activities that ends on June 24. यूरोपियन यूनियन के जो दूत हैं उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ईरान के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए टू एक्सटेंड अ मॉनिटरिंग डील. मॉनिटरिंग डील किस लिए? ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को, न्यूक्लियर एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए. देयर आर स्टिल डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन ईरान एंड द वर्ल्ड powers on key issues including on sanctions and on the nuclear commitments that Iran has to make. Clear? Earlier, Israel Prime Minister condemned the victory of hardline judge Ibrahim Raisi as Iranian president, saying his would be a regime of brutal hangmen. तो पीएम ने, इजराइल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, हार्डलाइन जज इब्राहिम रईसी का ईरान का प्रेसिडेंट बनना वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो हमने उस दिन आर्टिकल डिस्कस करा था कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो लॉयलिस्ट को चुनते हैं कि जो कौन उनका वफादार पपेट बन के रहेगा. ठीक है, अब रईसी जो हैं वो हार्डलाइन इस्लामिस्ट हैं, शिया मुस्लिम आइडियोलॉजी को वो प्रीच करते हैं. ठीक है, तो उसके चलते अब ये रेजिम जो है ब्रूटल हैंगमैन वाली पॉलिसीज आगे ला सकता है. तो डेमोक्रेसी का तो सवाल ही नहीं उठता. और डेमोक्रेसी के नाम पे इजराइल जानबूझ के P5 कंट्रीज को, P5+1 कौन है? परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ UNSC प्लस जर्मनी को भड़का रहा है इजराइल. ये कह रहा है कि देखो वहां पे हार्डलाइन पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी अगर तुम ईरान के साथ में डील करोगे. ये कोई रीज़न नहीं है. ठीक है, तो इसके अलावा बाकी का जो बैकग्राउंड है वो हम सभी जानते हैं. अंडर द डील तेहरान अग्रीड टू सिग्निफिकेंटली कट इट्स स्टोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स, एनरिच्ड यूरेनियम एंड हेवी वाटर. तो जो सेंट्रीफ्यूग्स हैं वो अगर 20% से ज़्यादा एनरिचमेंट उनकी की जाए तो वो न्यूक्लियर वेपन्स ग्रेड बन जाते हैं. सेंट्रीफ्यूग्स क्या होता है? बेसिकली रॉड्स होती हैं. ये यूरेनियम 235 की जो एनरिच्ड क्वालिटी है, एनरिच्ड वाली, जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है, फिशन रिएक्शन को, वो लेवल है. अब इन सेंट्रीफ्यूग्स को जब हम रिएक्टर में डाल देते हैं, ये अगर रिएक्टर है तो इनमें रिएक्शन शुरू हो जाता है. हैवी वाटर और ये सब इसमें डालना पड़ता है. जैसे बैटरी में पानी डालते हैं ना, कैथोड एनोड, उस तरह से बैटरी में जो एसिड होता है उस तरह का काम करता है हैवी वाटर. ठीक है, तो इनके बीच में रिएक्शन को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का काम करता है. ठीक है, कैटलिस्ट समझते हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला बेसिकली. ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं. अब ये कहा गया है कि तेहरान को डील के हिसाब से 2015 में जो डील की गई थी
जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अकॉर्डिंग टू दैट डील ईरान को अपना न्यूक्लियर आर्सेनल कट करना है, ईरान करने को भी रेडी है। तो ये सारी डील करी गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सारी करी कराई पे पानी फेर दिया। क्लियर? अब दोबारा से जो बाइडेन के आने के बाद डील के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन इजराइल अपनी कोशिश करता हुआ। अब तुम्हें ये साइट्स पता होनी चाहिए तेहरान की। फोर्डो न्यूक्लियर रिएक्टर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। नतान्ज ये भी न्यूज़ में रहता है, बाकी सब ठीक है। इस्फहान और अरक ये ज़्यादा इतने न्यूज़ में नहीं रहते, ठीक है। ये हैवी वाटर फैसिलिटी है। वैसे भी फोर्डो में आप देखोगे यूरेनियम प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। क्लियर? यूरेनियम एनरिचमेंट, सॉरी एनरिचमेंट मतलब जो 20% एनरिचमेंट वाली मैंने जो आपको बात बताई, ठीक है। 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट रॉड्स ये सेंट्रीफ्यूग्स बना चुका है ईरान। तो इस वजह से यूएस के देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बैरक ओबामा वाज क्वाइट अफ्रेड कि अगर ईरान ये डिक्लेयर कर देगा कि वो एक न्यूक्लियर पावर है, तो सऊदी अरेबिया ईरान के बीच में वॉर हो सकता है, फिर साउथ कोरिया और है, फिर उसके बाद पैलेस्टीन इसराइल की डिस्प्यूट चलती रहती है। इसीलिए उन्होंने ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डील करवाई थी। क्लियर? नाउ ये सारा कुछ है, ट्रंप ने पुल आउट कर लिया था, मैंने आपको बता दिया। ओके, कन्वर्टेड फ्रॉम फ्यूल एनरिचमेंट टू टेक्नोलॉजी सेंटर, फोर्डो को अब कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। बुशर्रर ये भी एक और साइट है यहाँ पे। क्लियर? एनरिचमेंट और एनर्जी मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस हैं। ईरान एक ट्रबल मॉन्जरर फॉर यूएस। सिग्निफिकेंस ऑफ द डील फॉर इंडिया, रिमूविंग सैंक्शंस में रिवाइव इंडियाज इंटरेस्ट इन छबार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट। बंदर अब्बास पोर्ट कहाँ है? ये रहा बंदर अब्बास पोर्ट और ये रहा छबार पोर्ट। छबार पोर्ट से जरान जेलाराम रोड, ठीक है, ये जरान जेलाराम रोड है अफगानिस्तान की। अगर हम इस रोड तक पहुंच पाएंगे रेल रूट लिंक के थ्रू, तो हमारे लिए क्या होगा? सेंट्रल एशिया में पहुंचाना, गुड्स को पहुंचाना आसान हो जाएगा। लेकिन अभी छबार पोर्ट पे भी हम बैकफुट पे हैं, क्योंकि ईरान जो है चाइना और रशिया की तरफ रुख कर रहा है। चाइना और रशिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। और ये बंदर अब्बास से बंदर अंजाली, यहाँ पे बंदर अंजाली पोर्ट है BA, ठीक है, बंदर अंजाली पोर्ट। यहाँ से हम इस सी से निकलते हुए यूरोप तक पहुंचना चाहते हैं। ये रूट जो है काफ़ी छोटा पड़ेगा हमें। मेडिटेरेनियन सी रूट जो नीचे से जाता है वो काफ़ी लंबा है और वो 365 डेज अवेलेबल नहीं रहता, बर्फ़ जमने की वजह से, ये सब की वजह से। सोमालियन पायरेट्स का खतरा और रहता है वहाँ पे। तो ये रूट हम बनाना चाहते हैं, बट दिक्कत यह है कि ईरान पे बार बार सैंक्शंस लग जाती हैं, ठीक है। इसलिए इंडिया कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। और ईरान भी रिसेंटली, दूसरा रीज़न ये है कि ईरान अभी हम अपॉर्चुनिस्टिक वे में सामने आ रहा है ईरान, राइट। ओके हिमानी विल डू दैट। लिमिटेड नंबर ऑफ डेज वाला तुम अभी ले लो, मैं थोड़ा सा बता दूंगा इस पे। उस दिन मैंने अपने करंट अफेयर्स वाले स्टूडेंट्स को ये समझाया था। 2-3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, नोबडी शुड बी गोइंग एनीवेयर। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोटिवेशनल, रियल स्टोरी काइंड ऑफ अ थिंग। काफ़ी लोगों को पता लग गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर अनदर हाफ एन आवर, वी विल बी एबल टू कंप्लीट दीज इशूज़। सिग्निफिकेंस ऑफ द डील ये हो गया। रिस्टोरेशन ऑफ टाइज बिटवीन यूएस एंड ईरान विल हेल्प इंडिया टू प्रोक्योर चीप ईरानियन ऑयल एंड एड इन एनर्जी सिक्योरिटी। चलें आगे फटाफट। इकोनॉमी में कुछ आया नहीं है। कंसर्न्स ऑन आईटी रूल्स आर हाईली मिसप्लेस्ड, ये तो हमें भी पता है, ठीक है। इंडिया ने HRC ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है जिनीवा में, जिसका हेडक्वार्टर है, उसको प्रेम पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है कि विक्टिम्स ऑफ एब्यूज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शैल हैव अ फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेज। तो इंडिया के खिलाफ ये आलोचना हो रही है कि सरकार जो है ना दबोचना चाहती है, मतलब कुचलना चाहती है कहीं से भी, मजलिंग दी वॉइस। सिटीजन शुड नॉट बी एबल टू से एनीथिंग अबाउट दी प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। तो अब इसकी वजह से इंडिया का इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हो रहा है। इंडिया उसके रिप्लाई देता हुआ थकता नहीं है, लेकिन ठीक है, हमारी सरकार थकती नहीं है, बहुत एनर्जी है। IT रूल्स आर डिजाइन टू एम्पावर ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया। मतलब बोलते हुए भी हंसी आती है, ये गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करना चाह रही है, ठीक है, कि ग्रीवेंसेस, सिटीजन के ग्रीवेंसेस तो सिटीजन खुद ही लड़ झगड़ के कर लेते हैं, ट्रोलिंग करके। तुम जो करना चाह रहे हो, तुम ये रखना चाह रहे हो कि कोई हमारे खिलाफ आवाज ना उठाए, राइट। 3 special rapporteurs of the UN had on June 11 expressed serious concerns about the IT rules and said they amount to infringement of wide range of human rights, right.
So government IT rules, we have studied them quite a lot of times now. I'm not going to repeat this for day. Pact signed to conserve rare turtle in Assam. NGOs, zoo and Kamrup administration to work with the temple for the project. Fresh water black soft shell turtle कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है, ठीक है. रेयर फ्रेश वाटर में रहने वाला ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल. और इसका साइंटिफिक नेम जो IFOs की तैयारी कर रहे हो वैसे तो नहीं पूछती UPSC, बट स्टिल okay. A vision document 2030 was also launched after Turtle Survival Alliance India and Help Earth signed the pact involving the Hayagriva Madhava Temple Committee. Okay, so these things are there. Now turtle, this is there. International Union for Conservation of Nature had in 2021 listed the turtle as critically endangered, but it does not enjoy the legal protection under Indian Wildlife Protection Act. IUCN ने इसको ये स्टेटस दे दिया था. वैसे तुम्हें भी पता है आजकल ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट अब ये न्यूज़ में आया है तो इसको पढ़ना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, राइट. Although it has traditionally been hunted for its meat and cartilage, traded in regional and international markets also. Various threatened species of turtles, various temple ponds in Assam such as that of हायाग्रीवा. अब इसका नाम याद रख लेना, हायाग्रीवा माधव टेम्पल. जब सिलेक्ट हो जाओगे तो माथा टेकने जरूर जाना और ये टर्टल को देख के आना. लेकिन अभी के लिए सिलेक्ट होने के लिए हायाग्रीवा हाय करते ही सही इसको पढ़ लेना. लेकिन सिंस द टर्टल्स आर कंजर्व्ड इन दीज पॉन्ड्स ओनली बेस्ड ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन अब रिलीजन को हवाला, रिलीजन का धर्म का हवाला देते हुए सिविल सोसाइटी लोगों को रोप इन कर रही है. मतलब उनको बोल रही है कि देखो रिलीजियस आपके इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है, पॉन्ड में इसको बचाइए इस टर्टल को. मल्टी स्टेक होल्डर एसोसिएशन बनाई जा रही है. ये कंजर्वेशन पैक्ट साइन किया गया है. एम्स टू रीस्टॉक द वाइल्ड विद वायबल सेल्फ सफिशिएंट एंड जेनेटिकली प्योर threatened turtle populations in the region. They will offer assistance to the required improvement of husbandry of turtles. Okay, IUCN status black soft shell turtle का ये सारी डिटेल इसकी कुंडली यहाँ पे दे रखी है, थोड़ा सा पढ़ लोगे. जीरो टर्टल एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट, ये किसके लिए चलाया गया? इट एंटेल्स डॉक्यूमेंटिंग वाइल राइटिंग एनी आंसर ऑन दीज टाइप ऑफ इश्यूज. ठीक है, यू शुड बी हैविंग दीज टाइप ऑफ प्रोग्राम्स readily available. The extant population of endangered turtles in the northeast India, evaluating the threats to them and their habitat, facilitating species recovery program through multiple stakeholder collaborations, and creating mass awareness among various stakeholders to strengthen turtle conservation. फिर Turtle Survival Alliance, turtle, I'm just underlining with the red highlighter. Okay, Turtle Survival Alliance ये हो गई. अब आते हैं एडिटोरियल पे. होप एंड प्रॉमिस. तो सिग्नलिंग अ रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर, प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड टू मीट 14 पार्टी लीडर्स. ये वही 14 पार्टी लीडर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने जिनको जेल के पीछे डलवा रखा था काफ़ी टाइम तक. प्राइम मिनिस्टर्स आउटरीच इज टेकिंग प्लेस नियरली 2 years आफ्टर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. हमने वहाँ के जो राजा थे, जब जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रेट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो उनके साथ कुछ प्रोमिसेस किए थे राजा हरि सिंह के साथ में कि हम जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देंगे, इसकी ऑटोनॉमी का ध्यान रखेंगे. लेकिन वो सारी चीज़ें प्रॉमिस हमने तोड़ दिए क्योंकि काफ़ी साल भी हो चुके हैं और जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी अलगाववाद, सेपरेटिज्म बढ़ रहा था. अब 2 साल के बाद जब स्टेबिलिटी वहाँ पे आ रही है तो ये ज़रूरी भी बनता है. क्लियर? कंसिडरिंग द एब्सेंस ऑफ एन एजेंडा फॉर मीटिंग, एंड अब मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं बताया गया, एंड प्रिवेलिंग सेंस ऑफ बिट्रेयल अमंग द कश्मीरीज, एनी होप फॉर अ क्विक रेजोल्यूशन ऑफ द टू द फ्रोजन पॉलिटिकल क्वेश्चन इज नॉट रियलिस्टिक. ठीक है. The leaders of mainstream parties including former chief ministers were jailed after 2019. Centre's idea to incubate a loyal political class made little progress. लॉयल पॉलिटिकल क्लास नर्चर करने की कोशिश करी गई कि कुछ नेता लोग बीजेपी की तरफ, सरकार की तरफ आ जाएं. बीजेपीज शॉर्ट लिव्ड अलायंस विद पीडीपी, जिसके चलते मैंने बताया कि महबूबा भी थी. ठीक है, गालिब जो भी कहो कि महबूबा भी थी और मिर्ज़ा भी था, जो भी थे, मतलब आशिक फरमान सब थे, लेकिन इश्क नहीं हो पाया. ये अलायंस ज़्यादा टाइम नहीं चल पाई. दिक्कत यहाँ पे ये हो गई क्योंकि दिस वाज एन अलायंस ऑफ
polar opposites. Political parties sought the vote. They had sought vote on the basis of religion, हिंदुत्व आइडियोलॉजी और इस्लाम आइडियोलॉजी. अब उसके बाद दोनों जब हाथ मिलाएंगे तो रंग नहीं जमेगा, ठीक है ना. तो ये दिक्कत वहां पे हो गई. क्रिएटेड मोर हॉस्टिलिटी बिटवीन दी पार्टीज एंड डीलेजिटिमाइज्ड बोथ इन द आइज ऑफ द पब्लिक. लोगों को भी समझ में आ गया ये अवसरवादी राजनीति है, महबूबा मुफ्त का वोट समझ रही हैं हमारा, और बीजेपी को भी ये समझ में आ गया. तो इन्होंने जानबूझ के पब्लिक लाइट में अलायंस को तोड़ के ये दिखाया कि देखो लोगों, हम तुम्हारी तरफ हैं. ये सारी दिक्कत की गई. Right now, the political environment has changed. Meanwhile, the Joe Biden administration is eager to end the U.S. entanglement in Afghanistan and resist China's attempt to dominate the world. India is in a standoff with China on the border. Biden administration is publicly disapproving of India's Kashmir policy while wanting to strategically embrace it. पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रिक्लेम इट्स स्ट्रैटेजिक एडवांटेज. क्योंकि इंडिया की आलोचना हुई है तो पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे एक मॉरल एज मिल जाएगा, है ना. मतलब उसका क्लेम थोड़ा मॉरली साउंड हो जाएगा. इसीलिए पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा ले. हमारे प्रधानमंत्री ने अच्छा कदम लिया है कि वो वहाँ खुद जाके बातचीत करके ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं. राइट. मिसहैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ डेंटेड इंडियाज ग्लोबल इमेज and triggered new political challenges domestically as well. All this make rigidity less rewarding in India. अब अगर हम rigid रहेंगे ना कि हम इनसे प्राइम मिनिस्टर ये कहें, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहे कि हम बात नहीं करेंगे, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, वो रिजिडिटी की लीवे गुंजाइश, डिप्लोमेटिक कैपिटल एग्जॉस्ट हो चुका है ना, वो गुंजाइश खत्म हो चुकी है. All these same, by creating an opportunity to explore a way forward, the center has acted wisely, regardless of its reasons. It must engage the political parties in good faith and with an open mind. Kashmir's governance challenges are not managerial. हाँ, ये बात भी देखो कितनी अच्छी है. कश्मीर के जो गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं वो मैनेजीरियल नहीं है कि कलेक्टर मैनेज नहीं कर पा रहा या मैल एडमिनिस्ट्रेशन है. नहीं, पॉलिसी लेवल पे स्ट्रैटेजिक इश्यूज हैं, ठीक है. मस्ट नॉट बी, एंड करप्शन इन्वेस्टिगेशंस लेजिटिमेट एज दे मे बी मस्ट नॉट बी यूज टू डीबेस द पॉलिटिक्स इटसेल्फ. यानी कि मुद्दा है पॉलिटिकल, आप अगर इसको गवर्नेंस का एंगल देके पॉलिटिकल बेस को डीबेस कर रहे हो. आर्ग्यूमेंट है पॉलिटिकल कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट आप अगर उसकी जगह ये कहो कि हम कश्मीर को ऑटोनॉमी नहीं देंगे, फुल फ्लेजेड स्टेट का स्टेटस नहीं देंगे, क्यों, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे करप्शन है, गुड गवर्नेंस नहीं है, वो चीज़ पॉलिटिकल लेवल पे जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है, जो फंडामेंटल क्रक्स है इस पूरे इशू का, कि कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया यदि बनेगा तो उसको थोड़ी ऑटोनॉमी जैसे बाकी की स्टेट्स को दी जाती है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान को, वैसी ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है. दैट्स इट. नाउ, efforts to tackle corruption and pilferage should not amount to furthering instability. You have to capture this kind of language. ठीक है. Phraseology should be all yours. The center appears to have done some groundwork, though it has not revealed any plans yet. The meeting must be a beginning towards a durable and democratic resolution of Kashmir question, and not an exercise, and it should not be an exercise in managing Prime Minister's image. जैसा मैंने तुम्हें बोला कि स्टार्टिंग में, राइट. अब ये आर्टिकल्स है कॉमरेड्स वाला, इसमें कुछ ज़्यादा हमारे लिए नहीं है. Russian president has recently asserted that both Indian Prime Minister and Chinese President are responsible enough to solve, मतलब ये दोनों जो हैं जिम्मेदार आदमी हैं, है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल इनफ टू सॉल्व द इश्यूज बिटवीन देयर कंट्रीज. अब रशिया ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि रशिया को पता है कि अगर चाइना भी ऐसा हे वायर जाएगा, चाइना भी बदसलूकी करेगा, तो इंडिया यूएसए के पास जाएगा. ठीक है. वाइल अंडरलाइनिंग द नीड टू डीबार एनी एक्स्ट्रा रीजनल पावर, यानी कि indirect hint at quadrilateral, the USA, the G7 to interfere in the process. Implications of advice of the Russian President Putin, implications of Russian President's advice for India are numerous and far-reaching, as Russia expects India to ignominiously give up all efforts to reverse Beijing's encroachment strategies. Beijing जो कब्जा करना चाह रहा है चाइना, तो India should New Delhi to ignominiously give up all the efforts
रशिया के पास अपने रीजंस हैं, ठीक है, टू रिमेन ब्लाइंड टू। रशिया बिल्कुल अपनी आंखों पे पट्टी बांध रहा है। रशिया ये कह रहा है कि आप चाइना के साथ रेप्रोचमेंट करो, समझौता करो, ठीक है, ब्लाइंड टू द चाइनाज ग्रोइंग अग्रेसिवनेस, बट इंडियंस हैव लर्न टू एक्सपेक्ट एट चाइनीज हैंड्स एन अनरेमिटिंग एफर्ट टू अंडरमाइन इंडियाज ग्लोबल पोजिशन। दोनों, दूसरी तरफ चैलेंज ये है, इंडियन, हमने ये पार्ट सीख लिया है बहुत अच्छे से कि चाइना जो है हमें पूरी कोशिश करेगा ग्लोबल मंच से ग्लोबल इमेज हमारी खराब करने के लिए या नीचा करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय देयर कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स इन इंडिया। चाइना ने जो पैंगोंग त्सो लेक पे हमारे ऊपर अटैक किया, वो क्यों किया? इसलिए किया कि ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, ये इंडिया पे विश्वास खो बैठे हैं। If by any chance in their mentality, in their mind, these small countries including Vietnam, Philippines, etc., Brunei, जहाँ तक भी इंडियन ओशन जाता है, अगर ये कंट्रीज गलती से भी ये सोच रही हो कि इंडिया एक काउंटर बैलेंस है चाइना की एनक्रोचमेंट स्ट्रैटेजीज का, चाइना की एग्रेसिवनेस के खिलाफ इंडिया एक फोर्स टू रेकॉन विद है, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय इंडियंस कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स एंड कॉन्फिडेंस ऑफ अदर कंट्रीज इन इंडिया एंड टू रिड्यूस इंडिया टू अ स्टेट ऑफ आइसोलेशन एंड इम्पोटेंस। इम्पोटेंस होता है नपुंसक, ठीक है, इन ग्लोबल अफेयर्स। तो इंडिया को बिल्कुल नीचा दिखाने की कोशिश, क्योंकि हमारी कंट्री में पैंगोंग त्सो में डोकलाम पे क्यों करेगा चाइना ऐसा? डोकलाम क्राइसिस 2017 में, 2019-20 में पैंगोंग त्सो लेक क्राइसिस 2020 में, क्यों करेगा चाइना ऐसा? सिर्फ इसलिए लोगों को, बाकी कंट्रीज को ये दिखाने के लिए कि देखो इंडिया किसी काम का नहीं है, तुम मेरी तरफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आ जाओ, ठीक है। रशियन प्रेसिडेंट्स रिमार्क्स कैन ओनली बी सीन एज reinforcing China's claim that quadrilateral or Quad comprising India, US, Japan and Australia is aimed at containing China's influence in Indo-Pacific region. In fact, रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनकी जो assertion है is the logical extension of views expressed by Russia's ambassador to India. Some time ago, रशिया के एम्बेसडर ने इंडिया को ये कहा था to take larger look at Chinese foreign policies while describing Indo-Pacific strategy as an effort to revive Cold War mentality. Okay, तो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है क्वाड्रिलेटरल को ज्वाइन करने की, उसको क्वाड्रिलेटरल वाली मेंटालिटी को कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजी का नाम दिया था रशियन प्रेसिडेंट ने। Notwithstanding the cataclysmic changes in the global and regional political security environment, India has been able to maintain good ties with Russia. Yet Russia's continued criticism of Indo-Pacific and quadrilateral give ample evidence of divergent perspective of New Delhi and Russia on how to deal with China. चाइना के तरफ रशिया क्यों झुक रहा है? क्योंकि रशिया के काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यूज़ गैस बेच के यूरोपियन यूनियन को आते हैं। चाइना ने आने वाले 5 से 10 सालों में $1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिट करी है रशिया को। $500 बिलियन का एक प्रोजेक्ट, $500 बिलियन का एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। चाइना इज क्रेविंग फॉर एनर्जी, चाइना को गैस चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, साइबेरिया में ये सब है, ठीक है। इंडिया ये कह रहा है कि चाइना जो है अग्रेसिव है। इंडिया और रशिया फ्रेंडशिप टाइम टेस्टेड है। ओके, इंडिया और रशिया फ्रेंडशिप टाइम टेस्टेड है, लेकिन चाइना जो है रशिया के लिए इंडिस्पेंसेबल बनता चला जा रहा है। एक तरफ चाइना रशिया को लालच दे रहा है कि तुम यूरोपियन यूनियन के रेवेन्यूज को भूल जाओ, हम पे डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। रशिया पहले चाइना को लेके काफ़ी कॉशियसली चल रहा था। अगर आप रशियन मेनलैंड में देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कोई भी आर्टीरियल रोड रशियन मेनलैंड से होके नहीं गुजरती, साइड से होके गुजरती हैं, ठीक है, डिफिकल्ट टेरेन से होके गुजरती हैं, क्योंकि रशिया भी कहीं ना कहीं अंदर नहीं चाहता कि चाइना आगे आए, लेकिन रशिया के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता, इंडिया क्योंकि पीछे रह रहा है, राइट। तो इसलिए रशिया को रेवेन्यूज चाहिए और जर्मनी, फ्रांस वगैरह कंट्रीज़ की कोई ज़्यादा इकोनॉमिक फ्यूचर दिखता नहीं है आने वाले 30-40 सालों में। रशियन प्रेसिडेंट्स रिमार्क तो ये हो गया, येट रशियाज कॉन्टिन्यूड क्रिटिसिज्म ऑफ इंडो पैसिफिक एंड क्वाड्रिलेटरल। तो ये बात ये दर्शाती है कि रशिया और इंडिया दोनों का पर्सपेक्टिव डाइवर्जेंट है। रशिया हैज़ रिजेक्टेड द इंडो पैसिफिक कॉन्स्ट्रक्ट
in favor of Asia Pacific on the ground that the first is primarily an American initiative, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल वगैरह अमेरिका ने बनाया है, तो रशिया इंडो पैसिफिक नैरेटिव को, इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट को रिजेक्ट करता है। किसकी फेवर में? एशिया पैसिफिक की फेवर में, ठीक है। और एन अमेरिकन इनिशिएटिव डिजाइन टू कंटेन बोथ चाइना एंड रशिया। तो जो बाइडेन ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट में ये रिवील किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि चाइना और रशिया एनिमीज हैं, कोल्ड वॉर एनिमीज हैं, जो कोल्ड वॉर वाला एरा दोबारा से स्टार्ट होता हुआ। ओके, नाउ द क्वाड्रिलेटरल एज एन एशियन नेटो। रशिया ने तो इतने तक कह दिया कि क्वाड्रिलेटरल जो है एशिया में, जैसे मैंने तुम्हें उस दिन नेटो बताया था उस तरह का नेटो है। ऑब्वियसली इंडिया थिंक्स अदरवाइज सिंस रशियाज सिंपलिस्टिक एडवाइस इज नॉट सैगेशियस इनफ टू सॉल्व चाइना प्रॉब्लम। रशिया की एडवाइस भले ही संत महात्माओं वाली हो, ठीक है, बट वो सफिशिएंट नहीं है चाइना के साथ में जो इंडिया की प्रॉब्लम है उसको सुलझाने के लिए। India's external affairs minister had recently asserted that no country can have a veto on India's participation in the quadrilateral. This assertion was an indirect counterpoise to what Russia's foreign minister had termed the Quad as an Asian NATO. तो इंडिया अब रशिया से भी दो हाथ कर रहा है ना, रशिया से भी पंगा लेने वाली बात हो गई। तो ये सारा कुछ चल रहा है दोनों इनके बीच में। अब यहाँ पे एक और मलक्का स्ट्रेट का जो पॉइंट है, इन एन अनमिस्टेकेबल इंडिकेशन ऑफ इंडियाज अटेम्प्ट टू री इमेजिन अ न्यू जियो स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम रोल फॉर इटसेल्फ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि दैट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट in Indian diplomacy means that India can no longer be confined between Malacca Strait and Gulf of Aden. आप हमें यहाँ तक सीमित नहीं रख सकते, ठीक है, आप हमें यहाँ तक सीमित नहीं रख सकते, आप हमें पूरा इस जो कॉन्टिन्यूम है यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंडिया को आपको इसमें इमेजिन करना होगा। और ये एडवांटेज हमें क्वाड्रिलेटरल के थ्रू ही मिलती है। चाइना ये चाहता है कि पूरे इंडियन ओशन में मैं राज करूंगा, इंडिया सिर्फ मलक्का स्ट्रेट तक लिमिटेड रहे। तो ये चाइना को, इंडिया को ये बात मंजूर नहीं है, राइट। तो ये कहना है इस लाइन का। दो द रीसेंट डिप्लोमेटिक रोमांस बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान हैज जनरेटेड सम अनईज इन इंडिया, ओके, सो though the recent diplomatic romance between Russia and Pakistan has generated some unease in India, it is Russia's uncritical advocacy of China's global vision. हमें उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रशिया और पाकिस्तान ने ये सब किया, लेकिन it is Russia's uncritical advocacy of China's global vision that seems to have left New Delhi overly confounded. हम थोड़ा सा इससे confused हैं और गुस्से में भी हैं। For many policy makers and people in our country, the Russian attitude towards China's growing power and influence will be the touchstone of Russia's relationship with India. ठीक है, अब जो हमारे रिलेशनशिप का बेंचमार्क है, देखो पहले पता है क्या होता था, रशिया, इंडिया और यूएस इस तरह से देखा जाता था। इंडिया के पास में दो ऑप्शन थी कि रशिया के पास जाना है या यूएसए के पास जाना है, ठीक है। रशिया के पास तब ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी, रशिया इधर उधर कोशिश करता था। अब चाइना ने जो अग्रेसिव रुख बनाया है, रशिया सीधा सीधा कहता है कि तुम अगर तुम यूएसए के पास जाओगे तो मैं रशिया चाइना के पास चला जाऊंगा। और कोशिश तो ये भी की जाती है कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है, हमारा जो जब कश्मीर है उसके जस्ट पास में रशिया पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं, ठीक है, हमें ऑफेंड करने के लिए। रशिया बेसिकली ये चाहता है कि तुम यूएसए के पास मत जाओ। हम रशिया को ये कहते हैं कि तुम वो टेक्नोलॉजी दे दो, रशिया के पास वो है नहीं। हम कोशिश तो ये करते हैं S-400 मिसाइल्स वगैरह रशिया से खरीदते रहें, लेकिन रशिया के पास उतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। और यूएस डिप्लोमेसी में ये कहा जाता है देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्री लंच, कोई ऐसा फ्री लंच जैसी चीज़ नहीं होती। नाउ while the Sino-Indian relationship has China-India relationship has experienced the sharp downward trend since Galwan clashes in June 2020. New Delhi has become particularly concerned with Russia downplaying China's display of coercive military pressure against India. With the अब देखो पता क्या दिक्कत है यहाँ पे, अगर रशिया चाइना की तरफ हो रहा है
तो जर्मनी वगैरह जैसी कंट्रीज़ ने जो अग्रेसिवली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्रिटिसिज्म नहीं किया। अभी जो G7 मीटिंग हुई थी, G7 में रशिया को तो निकाल दिया गया है, ठीक है। तो इंडिया को, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है यूरोप के ऊपर, रशिया के ऊपर गैस के लिए। अब अगर रशिया के खिलाफ, रशिया चाइना के खिलाफ नहीं बोल रहा, तो रशिया के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गैस रिजर्व्स के लिए प्रेशर बनेगा यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के ऊपर, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ठीक है। अब ये डिपेंडेंसी रशिया के लिए कम होती चली जा रही है, क्योंकि रशिया तो अपनी गैस के लिए एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है चाइना, लेकिन इनके पास एनर्जी सिक्योर होने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो beginnings of looking west, it need not be necessary to remind us again that decade following the disintegration of Union of Soviet Socialist Republics was a period of great turbulence in global politics. A bewildered India soon realized Russia was much weaker than the erstwhile USSR and incapable of helping India balance potential threats from China. तो हमने क्यों शुरुआत करी कि हम वाई डिड वी स्टार्ट लुकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, हमने वेस्ट की तरफ, यूएसए की तरफ देखना क्यों शुरू किया? क्योंकि ऐसा हुआ था जब यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो हमने देखा कि रशिया की तरफ जाने का कोई फायदा नहीं है। हम नाम वगैरह के चलते, नॉन अलायंस मूवमेंट के चलते रशिया की तरफ टिल्ट हो रहे थे। रशिया ने हमें वेपनरी दी, हमारी मदद भी की, लेकिन रशिया के पास खुद ही इतना नहीं था, ठीक है। दिस डजंट मीन दैट इंडिया कंप्लीटली अबैंडन्ड एक्सटर्नल बैलेंसिंग स्ट्रैटेजीज, इट बिगैन टू डाइवर्सिफाई इट्स सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल बैलेंसिंग। ऑन द अदर हैंड, रशिया बिगैन टू कास्ट itself as the leader of a supposed trilateral grouping of Russia, India, China against US-led unipolar world, leaving behind the bitterness and mistrust between Russia and China during the Cold War. रशिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहता था, ठीक है, कोल्ड वॉर के दौरान। कोल्ड वॉर कब से था? 1950 से लेकर 1990 तक, until the disintegration of Union, ठीक है, USSR. Now, economic liberalization, just 1 minute. So leaving behind the mistrust between Russia and China during the Cold War, Russia became an early proponent of strategic triangle to bring together the three major powers, Russia, China and India, RIC, ठीक है। बट ये ज़्यादा देर दाल गली नहीं रशिया की, क्योंकि चाइना अपना अलग धुन में चलता है, ड्रैगन मेंटालिटी के साथ। अवेयर ऑफ द इमर्जिंग इंटरनेशनल सिस्टम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ वेस्टर्न एक्सपेंशन, India's fear of unipolar movement too made it easier for New Delhi to become part of this initiative. New Delhi भी डरता था कि हाँ, यूनिपोलर वर्ल्ड के चलते यूएसए कहीं भी अटैक कर देता है, कहीं भी किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी को आघात पहुंचा देता है। बट चाइना's dismissive attitude towards Indian capabilities coupled with an emerging China's dismissive attitude towards Indian capabilities coupled with emerging China-Pakistan nexus prevented the success of RIC. RIC तो फिर फेल हो गया, ठीक है। India instead invested its diplomatic energies in rapprochement with USA. यहाँ से स्टार्ट हुई बिगिनिंग्स ऑफ लुकिंग वेस्ट। आज अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को गलत ठहराते तो वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता ही नहीं है ये सब। चाइना नहीं चाहता कि उसकी पावर को कोई चैलेंज करने वाला या उसके बराबर खड़ने वाला भी कोई हो। मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली थी, देयर इज इनफ स्पेस इन दिस वर्ल्ड फॉर बोथ द कंट्रीज, फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना टू ग्रो टुगेदर, बट चाइना वांट्स ग्रोथ एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। नाउ unlike Russia, which tried to build an alternative international economic architecture, India decided to get integrated in the economic order it once denounced. इंडिया ने एक टाइम पे कैपिटलिज्म को डिनाउंस किया था, हम लोग सोशलिस्टिक होने की बातें करते थे, राइट। नाउ allowed economic liberalization also allowed New Delhi to buy sophisticated weapons from a wider global market, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएसए हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ठीक है। That included suppliers such as Israel and France. Both were keen to sell weapons technology to India and this also boosted New Delhi's bargaining capacity with Russia. रशिया को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी। रशिया के पास एक टाइम पे यूएसए जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते थे, बट रशिया उनको डेवलप नहीं कर पाया, यूएसए डेवलप करता गया, ये चीज़ें हुई।
Cooperation as the logic of intensive engagement with West was effectively established. जब ये लॉजिक हमारे दिलो जहन में बैठ गया कि हाँ हमें वेस्ट के पास जाना होगा, strategic partnership with USA was a logical corollary. हम यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ चले गए, न्यूक्लियर वेवर मिल गया हमें, सिविल न्यूक्लियर वेवर. इंडियाज कोऑपरेशन विद यूएस हैज स्ट्रेंथेंड स्टिल फर्दर इन पार्ट अगेंस्ट द परसीव्ड टेररिज्म थ्रेट बट ऑल्सो इन द लाइट ऑफ चाइना. क्या क्या फैक्टर हैं? टेररिज्म, एंटी टेररिज्म, ठीक है, फिर चाइना, ये चाइना फैक्टर यूएसए और इंडिया को क्लोज लेके आ रहा है, ठीक है. However, Russia's ability to influence India-China relationship has become doubtful. India has been searching for other major powers to balance against China as it does not have sufficient means for hard balancing. चाइना को सबक सिखाने के लिए हमारे पास आर्मी, न्यूक्लियर आर्सेनल इतना नहीं है. चाइना हमसे आगे, काफ़ी ज़्यादा आगे है, इसलिए हम बीच में कोई बिचौलिया ढूंढ रहे हैं. रशिया की इनकैपेसिटी समझ में आ गई कि रशिया तो ये सब नहीं करवा पाएगा, राइट. Now, adding options to its statecraft toolbox, India has deepened its ties with Japan and Australia. USA एक तरफ हो गया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी मतभेद हैं चाइना से, तो इन दोनों को भी मिला लिया कि चलो अब चाइना को मिलके कॉर्नर करते हैं, ठीक है, in a way that is close to soft balancing. Nevertheless, among all of India's balancing efforts, the stupendous growth in ties with US has been the greatest source of concern for China, which views the India-US rapprochement as its own containment. समझ में आ गया ये point? While India needs Russia's partnership for its defense needs, New Delhi cannot endorse the Russian perspective on the Indo-Pacific and quadrilateral. While India needs Russia's partnership for its defense needs, India cannot endorse Russian perspective. अब रशिया पता क्या चल रहा है कि हम तुम्हें वेपन्स देते हैं, हम तुम्हें सब कुछ देते हैं, तुम इंडो पैसिफिक का हिस्सा मत बनो. इसीलिए हमारे एस जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को ये तक कहना पड़ा कि हम किसी और के कहने पे फॉरेन पॉलिसी को नहीं चलाएंगे. फॉर इंडिया इट वुड बी सेल्फ डिफीटिंग टू एक्सेप्ट दैट इंडो पैसिफिक इज एन अमेरिकन कॉन्स्ट्रक्ट. इसलिए इंडिया ने उसको जस्टिफाई भी करा. इंडिया ने कहा कि तुम ये देखो कि हमारी सीमा सिर्फ मलक्का स्ट्रेट तक नहीं है, गल्फ ऑफ एडन से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक हमारा इलाका नहीं है, हमारा इलाका पूरा इंडियन ओशन है. इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट में हैं. इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट हमारा है, यूएसए का नहीं है. इंडिया उसको नेगेट करने में लगा है, क्योंकि अगर इंडिया ये एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, तो इंडिया के लिए वो सेल्फ डिफीटिंग हो जाएगा, राइट. With the first ever summit of 4 leaders in quadrilateral framework in March this year, the quadrilateral is being formalized into a functional strategic alignment. Maritime structures, the real strategic triangle in the maritime domain will be that between India, US and China. The real strategic triangle in the maritime domain will be that of New Delhi, Washington and चाइना इंक्लूडेड, बीजिंग इंक्लूडेड. वाइल अदर पावर्स, ये तो देखो बूढ़े होती जा रही हैं ये पावर्स. यूएसए भी काफ़ी हद तक उसकी पावर डिक्लाइन हो चुकी है, बट ठीक है उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इतनी है, हम यूएसए को आने वाले 20, 30, 40 साल तक चाइना भी बीट नहीं कर पाएगा. While other powers such as France, Australia, Japan and Russia will have an impact on the emerging maritime structures of the Indo-Pacific region, it is the triangular dynamic between IC and US that is going to be the most consequential. Russia is yet to realize that it will gain immensely from the multilateralism that Indo-Pacific seeks to promote, and being China's junior partner only undermines Moscow's great power ambitions. अब पता है इस आर्टिकल का क्या कहना है इस लास्ट पैराग्राफ में, कि अगर चाइना इस टाइम, अगर रशिया इस टाइम चाइना को अकेला कर दे, तो चाइना को, अभी तो चाइना रशिया की होड़ में छुप रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से सिवरेंस हो जाए तो चाइना के ऊपर काफ़ी प्रेशर हो जाएगा इंडिया की तरफ और यूएसए की तरफ आने का. ये थोड़ा सा आइडियलिस्टिक हो जाता है. चाइना यूएसए की तरफ तो कभी नहीं जाएगा, है ना, आफ्टर अ लॉट ऑफ एनिमोसिटी. ये फिर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये फिर भी हो सकता है, बट ये होने के लिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होने के लिए, रशिया, इंडिया, चाइना रियलिस्टिक होने के लिए कहीं ना कहीं अभी जो डिपेंडेंसी बनी हुई है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है. उसके लिए
चाइना का ये समझना ज़रूरी है, जो कि चाइना समझना नहीं चाहता, ठीक है। नाउ बट रशियन रेजिम, पुतिन रेजिम इज मेकिंग थिंग्स अननेसेसरीली हार्ड फॉर रशिया एज वेल एज फॉर इंडिया, एंड इट इज क्लियर दैट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर रशियन पॉलिसी हैव अराइव्ड एट अ फ्लॉड असेसमेंट ऑफ द करंट सिचुएशन। रशिया को चाहिए था कि थोड़ी देर इंडिया को यूएसए के क्लोज जाने देता और रशिया के क्लोज ना जाता, फिर चाइना जब लौट के वापस आता कि हाँ ठीक है इंडिया और चाइना रेजोल्यूशन होता, तब रशिया इसका पार्ट बन लेता, इंडिया रशिया टाइज एक जैसी रहती तो ठीक होता। लेकिन पुतिन जो हैं वो अल्फा मेल बनने में लगे रहते हैं, मतलब उनको ये लगता है कि मेरे अंडर रशिया को और अग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन रशियन इकोनॉमी इस कगार पे है कि वो ये सब सपोर्ट नहीं कर सकती अभी। एडवेंचर्स जो सीरिया में रशिया कर रहा है, एज रशियाज पॉलिसी मेकर्स आर ऑब्सेसिवली प्री ऑक्यूपाइड विद रशियाज स्टेटस राइवलरी विद यूएसए, रशियाज व्यू ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस seems understandable, but there is an inherent danger in permitting it to harden into a permanent attitude, as an increasingly pro-China Russia might become pro-China Russia। अगर रशिया प्रो चाइना लंबे टाइम तक रहेगा, इट माइट अडॉप्ट मोर अग्रेसिव ब्लॉकिंग ऑफ इंडियाज पॉलिसी एजेंडाज। तो ये सारा कुछ है इसमें आर्टिकल में, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो इसको वाइंड अप करते हैं। अब इस आर्टिकल में मैंने कुछ पॉइंट्स देखो, एग्री एक्सपोर्ट्स जो हैं फिनेंशियल ईयर 2021 में, ये इनको हमने कैटेगराइज किया है, ठीक है। बाकी के पॉइंट्स में ना इसमें कुछ रहता नहीं है। बीजिंग सीम्स टू बी एक्टिंग एज दो, हमने बेसिक फंडामेंटल चीज़ इसमें समझ ली, ठीक है। ये आर्टिकल बेसिकली रशियन एम्बेसडर के लिए लिखा गया है, उनको समझाने के लिए कि आप जो चाइना से करीबियाँ बना रहे हो वो काउंटर प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि आप यदि चाहो, रशिया यदि चाहे तो एक बेटर रोल प्ले कर सकता है, बशर्ते कि चाइना थोड़ा सा बेंड डाउन हो जाए, चाइना थोड़ा सा दब जाए, पहले अपनी हरकतें सही कर दे, क्योंकि फिर रशिया को भी इंडो पैसिफिक में ज़्यादा लीवे मिलेगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की सेंस में। अब इस आर्टिकल में राइटर्स ने क्या लिखा है, इवन दीज एक्सपोर्ट्स, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इवन दीज एक्सपोर्ट्स फॉल मच शॉर्ट ऑफ द टारगेट ऑफ $60 बिलियन जो हमने रखा था 2020-21 के लिए एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में जो सबसे ज़्यादा लीडिंग आइटम्स रही वो रही राइस 17.7 मिलियन टन्स, फिर मरीन प्रोडक्ट्स, फिर स्पाइसेस, फिर शुगर। राइटर ने इस आर्टिकल में ये बात करी है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, शुगर जो है वाटर गजलर है, पानी बहुत पीती है शुगर, ठीक है, शुगर केन क्रॉप। फिर उसके बाद राइस, तो राइटर ने ये कहा है कि दे आर हैवीली सब्सिडाइज्ड थ्रू चीप और फ्री पावर। इसमें कुछ इश्यूज लिखे हैं कि कंसर्न्स क्या हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के कंसर्न्स ये हैं कि इंडिया इज अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। In the case of common rice, our earlier research shows that the power and fertilizer subsidies account for about 15% of rice value in states like Punjab and Haryana। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत बार ये कह चुके हैं कि पंजाब को राइस ग्रो करना बंद करना होगा, अदरवाइज ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो, अगर अभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे हम राइस कल्टीवेट करते रहे पंजाब में, तो पंजाब का पानी एक दिन सूख जाएगा। हम जब राइस को एक्सपोर्ट करते हैं तो हम राइस एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम एक्चुअली पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं, फिलीपींस जैसी, जिनको पता है कि उनकी फर्टाइल लैंड राइस ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन उन्होंने उसे ग्रो करना कम कर दिया। क्यों? पानी का संकट आगे आ जाएगा। वो लोग राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपना पानी बचा रहे हैं, राइस इंपोर्ट कर रहे हैं, अपना पानी बचा रहे हैं, लेकिन हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और तीसरा एंगल क्या है कि हमें राइस और शुगर के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को क्यों कम करना चाहिए। WTO का जो ऑब्जेक्शन है, द एक्सपोर्ट सब्सिडी गिवन by the government to clear excessive domestic stocks of sugar has led many other sugar exporting countries like Australia, Brazil and Thailand to register a case against India at the WTO, which India may find difficult to defend. ठीक है, if these subsidies are withdrawn or rationalized through direct income transfer to farmers, rice will not be as preferred a crop with farmers as it is today. अगर सब्सिडीज विड्रॉ कर लें तो हमारे राइस का दाम बढ़ जाएगा, अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो इट विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट एज मैनी बायर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट एज इट इज़ टुडे। तो राइटर का ये कहना है कि आज की दिवाली मना के तुम खुश मत हो, क्योंकि आज ये जो $41.8 बिलियन के जो एक्सपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, वो राइस पे टिके हुए हैं, शुगर केन पे टिके हुए हैं, जो कि
पानी का लेवल कम होने की वजह से आगे हम इसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसे आगे सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए अभी से हमें डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं। Then biggest concern, the sustainability. The biggest concern with increasing rice and sugar exports from India is on the sustainability front. Policy makers need to give serious thought to such concerns while chalking out a sustainable strategy for agri exports. Why we need to worry? India is a water stressed country with per capita water availability of 1544 cubic meters in 2011. डाउन फ्रॉम दिस मच। ये अब डेटा आ गया तुम्हारे पास, आंसर में डेटा लिखना जरूरी होता है। 5178 नहीं लिखना तो 5100 तो रट ही सकते हो, राइट। इट इज वेल नोन दैट 1 kg ऑफ शुगर हैज वर्चुअल वाटर इनटेक ऑफ अबाउट 2000 लीटर्स। इंडिया एक्सपोर्टेड 7.5 मिलियन टन ऑफ शुगर। इसका मतलब ये हो गया कि हमने 15 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एक्सपोर्ट किया है। दूसरा वाटर कल्चर राइस जो है 3000 से 5000 लीटर चाहिए होता है इसको पानी 1 kg को। तो जो आप लोग वेस्ट करते हो राइस वगैरह, वो थोड़ा सोच लेना तुम कितना पानी वेस्ट कर रहे हो। फूड वेस्टेज समझ रहे हो ना। तो अभी तो हम इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं उसी पे रहूंगा। टेकिंग एन एवरेज ऑफ अबाउट 4000 लीटर्स ऑफ वाटर पर kg ऑफ राइस एंड एज्यूमिंग दैट हाफ ऑफ दिस gets recycled back to groundwater, exporting 17 million tons of rice means we are exporting 35.4 billion cubic meters of water. ठीक है, अब राइटर ने इसके सॉल्यूशंस दिए हैं। At a broader level of agri trade, it may be noted that during the 7 years of the present government, मतलब आप ये ड्यूरिंग 2013-14 लिख सकते हो। गवर्नमेंट को नेम ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम 2013-14 टिल 2020, ठीक है, एग्री एक्सपोर्ट्स हैव रिमेन्ड लोअर दैन द लेवल अचीव्ड इन 2013-14। मनमोहन सिंह सरकार के आखिरी साल में दैट वाज व्हेन द हाईएस्ट एग्री ट्रेड सरप्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाज जनरेटेड 27.8 बिलियन। Okay, that was also when Indian agriculture was most globally integrated, with agri trade, exports plus imports touching 20% of the agri GDP. Clear? Just 1 minute. Okay, so these things are there now. A longer term strategy must also aim at conserving scarce resources of water. हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। It has slide to ये हमारा शेयर जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का टचिंग 20% ऑफ द एग्री GDP। एग्रीकल्चर से जो हमारा GDP आता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की वजह से, ठीक है। तो ग्लोबली इंटीग्रेटेड होने की वजह से एग्री ट्रेड का जो एग्री GDP का जो शेयर है वो 20% एग्री ट्रेड से आ रहा था। अब ये कम होता चला जा रहा है 13.5%, यानी कि 2014 से हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स भी उतने नहीं कर पा रहे हैं जितने हम पहले कर रहे थे। तो ये सारा कुछ है। क्लोजर इवैल्यूएशन ऑफ नॉन बासमती exports exposes another interesting fact. These exports are actually sourced not only below MSP but also below the average domestic mandi prices prevailing in the country after one adjusts for the freight from mandi to port and loading charges. How does that happen? One possibility is that a substantial part of supplies through the PDS and PM Garib Kalyan Yojana are leaking out. अब यहाँ पे देखो, these exports are actually sourced not only below MSP but also below the average domestic mandi prices prevailing in the country. ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो PDS के लिए, FCI के लिए जो राशन जाता है वो गरीबों के लिए नहीं जाता, वो कालाखोरी करके, करप्शन करके एक्सपोर्ट के लिए निकाल दिया जाता है। इतने सस्ते दाम पे निकाल दिया जाता है, थ्रो अवे प्राइस पे, MSP से भी नीचे। MSP तो छोड़ ही दो, MSP से नीचे जो एवरेज मंडी प्राइस होता है, आपको भी पता है कि कमीशन एजेंट्स, हमारी क्लासेस के जरिए आपको पता होना चाहिए कि कमीशन एजेंट्स MSP पे नहीं खरीदते, उससे भी एक लेवल नीचे खरीदते हैं। तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो उससे भी नीचे हो रहे हैं, उसके भी नीचे वाले प्राइस पे हो रहे हैं। इसका मतलब हम तो बेच नहीं रहे, हम सिर्फ फेंक रहे हैं। और क्या फेंक रहे हैं? राइस ही नहीं, पानी साथ में फ्री। समझ में आया?
तो नीड टू रिविजिट द एंटायर, सॉल्यूशन क्या है इसका, वी नीड टू रिविजिट the entire gamut of rice and sugar systems. It is high time that policy makers revisit the entire gamut of rice and sugar systems from their MSP और fair and remunerative price जो sugar cane के लिए दिया जाता है, ठीक है, to their production in an environmentally sustainable manner. We must ensure that we produce more from every drop of water. तो all this will go a long way to promote better diversification. Solution diversification है, इसमें राइटर ने ग्रीन हाउस गैस का भी एक और एंगल डाला है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस का एंगल क्या है कि हम सिर्फ यही नहीं कर रहे, इसके साथ साथ हम ग्रीन हाउस गैस फ्रंट पे भी also rice cultivation contributes to more than 18% of greenhouse gas emissions. So in a nutshell, writer is asking us to wean our farmers away from rice and sugarcane cultivation because they are not environmentally sustainable. Number one, from water perspective, from the water conservation perspective or India's water stress perspective. Number two, greenhouse gas emissions perspective. Number three, the subsidies that we are giving to our farmers are not WTO compliant. Australia, Japan both these countries have raised a case against us in WTO for the same violation. 3 points हो गए, ये आप लिख सकते हो कि हमें देखो जब WTO पे कोई क्वेश्चन लिखना होगा WTO की सब्सिडीज पे, तो आप ये वाला पॉइंट यूज करोगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट वाला, ठीक है, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी इज नॉट देयर। जब आपको जब आपको एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे कोई आंसर लिखना होगा, WTO वाला पॉइंट यूज कर लिया। WTO पे लिखना होगा तो आप वाटर वाला पॉइंट भी बता सकते हो, सब्सिडी वाला पॉइंट भी तो लिखोगे कि हमारे खिलाफ केसेस वगैरह हो रहे हैं, ये सब, राइट। Then solution, these savings we could save on the unproductive use of financial resources locked up in burgeoning grain stocks with FCI. These savings can be used for doubling investments in agricultural R&D. तो हमें क्या करना चाहिए, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज को बढ़ाना चाहिए, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज को बढ़ाना चाहिए एम्बर बॉक्स की कॉस्ट पे, एम्बर को कम करना चाहिए, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑन सस्टेनेबल बेसिस एंड इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो ये होगा, एक्सपोर्ट्स ड्यूरेबल हो जाएंगे हमारे। अभी तो क्या है, हम खतरा लेके एनवायरनमेंट को ताक पे रख के एक्सपोर्ट्स कर पा रहे हैं। मिनिमाइज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, एन एक्सपोर्ट लेड स्ट्रैटेजी ऑल्सो नीड्स टू मिनिमाइज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, कंटेनर एक्सेट्रा जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स करने में यूज होता है, बाय इन्वेस्टिंग इन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। इंडिया पता है क्या कर रहा है, पानी जो फ्री में मिल रहा है उसको फ्री का समझ के अपने इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा। वेस्टेज जो चलती आ रही है सदियों से, दशकों से, एफसीआई के नाम पे 1964 से, वो वेस्टेज के नाम पे हम ये सोच रहे हैं कि हमारा अनाज हमें सस्ता पड़ रहा है, लेकिन कल जब कोल्ड ड्रिंक के दाम पे पानी खरीदना पड़ेगा गरीब को, अमीर को, सभी को, तब समझ में आएगा हमने राइस नहीं, हमने पानी बेच दिया, राइट। तो इसीलिए हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जीएस मेंस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से 3 पॉइंट्स हमने लिखे, बाकी की चीज़ें हमने इसमें समझी। ये था आज का हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। अब बात थोड़ा सा मोटिवेशन की। मोटिवेशन यानी मोटी माटी जो पतली हो जाती है तुम्हारी थोड़े दिन में, मोटी रहनी चाहिए लेकिन पतली वेशन हो जाती है ना, थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मैल नरिश हो जाती है। नाउ कमिंग हियर, ब्लॉक कर दिया गया है शायद, मल्टीपल आईडीज जहाँ से भी यूज़ होंगी तो उनको ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो आप लोग भी। नाउ मल्टीपल जो भी आईडीज़ यूज़ करते हो, एक कहीं कहाँ यूज़ हो रही है, गुवाहाटी में एक यूज़ हो रही है, गुजरात में, ये सब मत करो, राइट। तो सिस्टम अपने आप डिटेक्ट करके उसे ब्लॉक कर देता है। बी केयरफुल अबाउट दिस, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मैसेज आता है, सर मेरा आईडी ले लिया, मेरा मोबाइल नंबर ले लिया, मैंने शेयरिंग करी थी और फिर उसके बाद पासवर्ड चेंज कर दिया, राइट, और फिर वो नंबर अनट्रेसेबल हो गया, जियो मरो हो गया है, अब मैं क्या करूँ। अब हम फी रिसीट मांगते हैं, सब कुछ दिखता है, बट वी कांट डू एनीथिंग इन दैट केस, क्लियर। नाउ तो अब यहाँ पे आते हैं वापस। देखो, जिन लोगों को लगता है टाइम कैसे मैनेज करना है, गाइज मैं अपने एक दोस्त का नाम तो नहीं लूँगा, चलो अरुण थम्बुराज उनका नाम है, ठीक है। ही यूज्ड टू स्टडी विद मी और आई यूज्ड टू स्टडी विद हिम। ही
in his second third attempt he got rank 6, right? I was a commerce chap and one of my friends he is into police, तो वो इंजीनियर था IIT रुड़की से, ये डॉक्टर था, तो मैंने घिसते हुए देखा है अरुण को, राइट? अपने एक दोस्त को रात में अगर तुम्हें मान लो कि तुम्हें यूरिनेट करने जाना है, वॉशरूम जाना है, तो तुम उठते हो तो तुम क्या करते हो? जब तुम सो रहे हो तो तुम अच्छे अच्छे लड़कियों के लड़कों के ख्वाब ले रहे हो। तो मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, कंसिडरिंग योर एज एंड एवरीथिंग, ठीक है? बट अरुण की लाइट ऑन रहती थी। ही यूज टू टेल मी कि हम लोग ऐसे पढ़ते थे हॉस्टल में भी ही वॉज अ टॉपर, तो लाइट ऑन रहती थी। और अगर बुक खुली है रात में, राजा सवाई सिंह या जो भी सवाई जय सिंह या फिर लॉर्ड लिटन के सपने तुम्हें कभी आए होंगे? नहीं आते ना। तो टाइम तुम्हारे पास है। तुम्हें अगर हमारे घर पे मेड नहीं आती थी, हमने जो गलतियां करी मैं वो भी बताऊंगा। हमारे घर पे खाना बनाने वाली आंटी अगर दिल्ली में नहीं आती थी, मुझे 8 साल हो गए दिल्ली में, मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ, पंजाब से हूँ, तो मुझे 8-10 साल हो गए, अब 10 साल हो गए ये कह लो, ठीक है? तो हमारे घर पे जब मेड नहीं आती थी तो हमारा वो रेस्टोरेंट डे हो जाता था। मैं और रोहित दोनों खाना खाने चले जाते थे, अच्छे से रेस्टोरेंट में मौका मिल जाता था, आंटी नहीं आई, ठीक है? तो टाइम हमने भी यूटिलाइज़ किया, हमने क्लासेस करी। लेकिन अरुण के घर पे क्या होता था? कच्चा दूध, ना गैस ना कुछ, वही मदर डेयरी का पैकेट, अमूल का पैकेट और कॉर्नफ्लेक्स डाल के वो निकल जाता था। पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ठीक है? तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। टाइम फिर निकलता था अपने आप, निकलेगा बाहर। जैसे बाजाराम से कोचिंग हमने करी थी, ठीक है? बाहर निकला तो टाइम देखता था कितने हैं, मुझे घर कितने बजे पहुंचना है। बिस्लेरी की जो 20 लीटर की कैन आती है, जो 20 लीटर वाली कैन ही तुम देखते हो ना, वो जो डिलीवर होती है, बिस्लेरी है, एक्वाफिना है, जो भी है, तो हम लोग एक ऑर्डर करेंगे, फिर उसको बुलाएंगे, अगली बार ख़त्म हो जाएगा 20 लीटर पानी। 3 दिन में ख़त्म हो जाता था 2 लोगों का। वो अकेला लड़का 3 या 4 बॉटल एक साथ ऑर्डर करता था, ठीक है? ताकि उस पानी वाले को देखने के लिए, या उसका जो टाइम फ़ोन करने में, नंबर, भैया पानी देने आ जाओ, जब तुम ये करते हो तो तुम आधा घंटा वेस्ट कर देते हो, है ना? वो पानी देने आएगा, वो कब आएगा, मैं दरवाज़ा खोलूँगा या खोलूँगी, टाइम वेस्ट, समझ रहे हो? अब तुम खुद देख लो कि वो लड़का कहाँ है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का राइट हैंड। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ चेंज, सो ही हैज़ बीन पोस्टेड एज अ कलेक्टर, और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जिस होटल में, मतलब होटल क्या था, वो पहले एक होटल हुआ करता था, लेकिन दिल्ली में लैंड लॉज आने की वजह से उसे एक पीजी में कन्वर्ट कर दिया गया। रेजिडेंशियल एरिया में एक होटल बनाया गया था, यहीं पास में है करोल बाग में, लेकिन उस होटल को पीजी में कन्वर्ट करना पड़ा। होटल में बाकी के लड़के 20,000 15,000 रुपये कमरे का किराया था उसका। बाकी के लड़के आसपास में लड़की और ये सब गलत काम करते थे, कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया और कोई कुछ। तो he used to get up at 5 a.m. and one day he saw that the guy next door had brought in a girl, ठीक है, to stay with him, to stay with her or whatever, ठीक है? तो he got embarrassed, but he was studying and studying. तो distractions तुम्हारे आसपास रहेंगी, हसीनियाँ भी रहेंगी और ये सब भी रहेंगी, लेकिन तुम ये सोच लो कि तुम्हें वो उस IAS की तरह चमकना है कि नहीं। ये फालतू के क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दूंगा कि साला टाइम कहाँ से पैदा करना है। तो अपने आप से पूछो, अपनी अंतरात्मा से जिस दिन आवाज़ आ गई ना कि हाँ मैं टाइम के साथ जस्टिस कर रहा हूँ, उस दिन नहीं पूछोगे ऐसे बेवकूफ़ों वाले सवाल। मैं अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं बी वाले वर्ड की जगह सी वाला वर्ड यूज़ करता, समझ रहे हो? यू आर नाउ माई स्टूडेंट्स। मैं ये बात बहुत कम इस अंदाज में आता हूँ, क्योंकि मेरी भी इस अंदाज में आने के बाद ना एक इंटेंसिटी, एक एनर्जी लगती है। तो जिस दिन तुम्हारे अंदर वो कन्विक्शन हो गई ना, लेटने वाले सपनों की जगह जिस दिन लॉर्ड लिटन के सपने आने लग गए, तुम सब समझदार हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तो जिस दिन ये लगने लग गया कि सोना नहीं है, दिन में सोना नहीं है, अगर नींद आ रही है तो पुशअप्स करने हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दोज डर्टी थिंग्स, उस दिन समझ लेना कि हाँ तुम सुधर रहे हो और मंजिल सामने है और तुम अचीव करोगे। अगर तुम यही सब फालतू के ज्ञान पेलते रह गए, टाइम कैसे, साला 24 घंटे तुम्हारे पास है, माँ बाप ने तुम्हें दे रखा है सब कुछ, उसके बावजूद भी अगर तुम्हें टाइम नहीं मैनेज, जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं ये उनके लिए नहीं है, वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए कल बात करेंगे, ठीक है? अगर सारा कुछ दे रखा है तो तुम लोग हराम की खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? सोच लो, ये क्वेश्चन मत पूछा करो। टाइम के लिए मैं बता दूंगा वो प्रोसीजरली कैसे करना है, कब क्या पढ़ना है, लेकिन पहले थोड़ा सा ग्राउंडिंग अपनी सेट करो कि हाँ भाई करना है या सिर्फ करने आए हैं, देखेंगे होगा कि नहीं होगा।
next lecture on working aspirants, and then I'll go into the nitty gritty of how you should schedule your timetable for a particular day. I'm sorry if I was harsh, but sometimes it is needed. ठीक है, मैंने जो अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखा, हमें इकोनॉमिक्स आती थी, उसको इकोनॉमिक्स नहीं आती थी, और उनको तो मैं उसे इकोनॉमिक्स समझा देता था, पॉलिटी समझा देता था। वो ज़ूलॉजी वाला सब्जेक्ट वाला लड़का था, ज्योग्राफी वाला था, तो वो ज्योग्राफी समझा देता था, लेकिन उसके साथ जो बाकी की चीज़ें हमने सीखी हमने बता दी। अब ये बाकी के तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है, जो लोग आज शुरू होने वाले करंट अफेयर्स कोर्स में एनरोल करना चाहते हो उनके लिए ये है प्राइस 5900। जिन लोगों ने एनरोल कर लिया है वो आगे अपना ये कर सकते हैं। इसके लिए कोड तुम्हें यूज़ करना है JVDNA फैंस, ठीक है। जो लोग DNA में हैं ये सिर्फ उनके लिए है, बाकी स्टूडेंट्स को देते हो तो वो परेशान होते हैं। IGS मार्ग में मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस में जो एनरोल करना चाहते हैं उसके आगे लगाओगे IGS बिना किसी स्पेस के, इसको कोड को लगाओगे तो आपके लिए 1000 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। क्लियर। देन मार्ग 25 ये है जो प्रीलिम स्पेशल बैच में और बाकी कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। ओके, मार्क 25। देन एसए के जो रवि कपूर सर का जो कोर्स आ रहा है उसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो JVSA, ये आपको कोड लगाना है, यू विल गेट 1500 रुपीज़ ऑफ ऑन दी कोर्स फी। ऑलराइट, ये बार बार जो व्हाट्सएप पे पूछने में दिक्कत आती है, टाइम शेड्यूल और टाइम मैनेजमेंट विल बी शेयर्ड। ओके Mehakpreet, as I said, in a day or two I'll put it on a PPT on one of the slides and you'll be able to find it. Done. So it was, as always, it was a Anu for, you can apply either of these codes for previous 365 current affairs students also. Yes, this code is applicable. JVDNA fans will make it available. Okay, try back in half an hour. Yes, Himani will do that, don't worry. Done. Thank you, bye bye guys.